अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके ठीक है क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उसका आर्टिकल है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ ली, उसके स्टेप्स देख लिए, फिर हमने रिस्पायरेशन स्टार्ट की, उसका बेसिक ओवरव्यू दिया हम लोगों ने, उसके बाद हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है डेट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसकी काफ़ी स्टेजेस हैं और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो नाम सजेस्ट कर रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही अकर करती है। अब इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है किसके अंदर, एरोबिक रिस्पायरेशन में, जबकि एनारोबिक में ऐसा नहीं था। उसमें ग्लूकोज टूट रहा था, बट पायरोविक एसिड तक जब वो टूटता है, पायरोविक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती तो वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एरोबिक में ऐसा नहीं होता। इसमें ग्लूकोज पायरोविक एसिड में टूटता है, फिर पायरोविक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, तो तब जाकर एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो हमारे पास कंप्लीट होती है। अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसके अंदर ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरोविक एसिड। ठीक हो गया, ग्लूकोज पायरोविक एसिड, यानी कि पायरोविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। ठीक है, ये पायरोविक एसिड का फॉर्मूला है। इसके अंदर ग्लूकोज टूटता है, फिर उसके बाद पायरोविक एसिड फिर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज फर्दर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो जो है दोबारा से फर्दर ऑक्सीडाइज होता है दो किस्म के कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस के अंदर, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा इसके अंदर वाटर है, और यही प्रोडक्ट्स बनती हैं किसकी, सेलुलर रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन की। और इसके साथ साथ एनर्जी जो कि ग्लूकोज के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है, वो एनर्जी भी यहाँ से क्या होती है, रिलीज। तो तीन ही चीजें हैं जो प्रोडक्ट्स में एरोबिक रिस्पायरेशन में बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक वाटर, और दूसरा CH बॉन्ड्स जो कि ग्लूकोज के अंदर है, इसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो ये था जी बेसिक ओवरव्यू एरोबिक रिस्पायरेशन का। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वो ये बात करता है सेलुलर रिस्पायरेशन की। अगर हम बात करें ना स्टेजेस की, तो स्टेजेस के लिहाज से ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कहीं पर भी रुकता नहीं है। ठीक है, चलता रहता है चलता रहता है, बट हमारे स्टडी पर्पसेस के लिए, हमारी कन्वीनियंस आसानी के लिए इसकी कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं, और वो तकरीबन 4 स्टेजेस हैं। अब वन बाय वन इन स्टेजेस को पहले नाम डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन इन स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसके अंदर से सबसे पहली स्टेज आती है जी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज पायरोविक एसिड में टूटता है, जो आके आज का हमारा टॉपिक भी होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरोविक एसिड की फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, और वो एक कंपाउंड एसिटाइल कोएसीटेट में टूटता है। ठीक है, उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेज है इसकी क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, और चौथी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस को हम प्रीवियसली भी डिस्कस करके आए हैं, इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम अक्रंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में अकर करता है। अगर आप ये डायग्राम देखें ना, तो ये है, ये समझिए कि पूरे का पूरा सेल बना हुआ है। ये उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सारा साइटोप्लाज्म है। तो इसमें जो आप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देख रहे हैं, जो कि स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, ये कहां पर अकर कर रहा है, ये अकर कर रहा है साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म के सोल्यूबल पार्ट के अंदर ये अकर करता है। और ऑक्सीजन इस स्टेज के अंदर एसेंशियल, जरूरी नहीं होती, अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक रिस्पायरेशन, नहीं प्रेजेंट तो एनारोबिक, बट ग्लूकोज दोनों कंडीशंस के अंदर टूटते हैं, एरोबिक में भी और एनारोबिक के अंदर भी। स्टूडेंट्स, जो बाकी 3 स्टेजेस हैं, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस, ये जो बाकी की 3 स्टेजेस हैं, ये कहां पर अकर करती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर करती हैं। और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन हर हाल में एसेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर फर्दर ये बाकी 3 प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट नहीं हो सकते। स्टूडेंट, उसके बाद है साइड बॉक्स बुक का ये बताता है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी इस अर्थ के ऊपर, तब फ्री ऑक्सीजन जो है हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती थी। तो उस दौरान जो ऑर्गेनिजम्स थे वो रिस्पायरेशन एनारोबिकली करते थे, ऑक्सीजन के बगैर जो है वो रिस्पायरेशन करते थे। बट जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन आती गई, ठीक हो गया, और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक्यूमुलेट करती गई, तो जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अब आए
इसके अंदर अपनी डायग्राम के अंदर, तो इसके अंदर दो तरह की रिस्पायरेशन बताई है, एक एनारोबिक है और दूसरी एरोबिक है। अब सबसे पहले हम एनारोबिक समझते हैं। एनारोबिक में क्या होता था कि सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड जब इसमें ग्लाइकोलिसिस होती थी, ठीक है, तो वो दो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता था। फिर पायरोविक एसिड फर्दर जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता था, तो वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देता था दो तरह की। एक फर्मेंटेशन का नाम था अल्कोहलिक, जो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए, और दूसरी फर्मेंटेशन का नाम था लैक्टिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये सारी की सारी साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म के सोलुबल पार्ट में ही होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती नहीं है। और इसके दौरान हमारे पास जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई थी, वो कितने एटीपीज बने थे? 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास टोटल एटीपी ही 2 बनते हैं, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन की ग्लाइकोलिसिस है, चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन की ग्लाइकोलिसिस है। सर उसके बाद देखें, अब एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहां तक तो एरोबिक और एनारोबिक बिल्कुल सेम रहती है, बट जैसे ही एरोबिक में फर्दर जो है वो कंटिन्यू होना होता है, तो ये पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने से पहले एक कंपाउंड में दो कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल को ए एंजाइम को एसीटेट भी इसको बोला जाता है। पायरोविक एसिड 3 कार्बन वाला 2 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इसका भी हम आगे चल के रीजन देखेंगे। और जैसे ही ये एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही क्या स्टार्ट हो जाती है? क्रेब्स साइकिल। अब एक चीज याद रखनी है आपने, ये जब पायरोविक एसिड एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो रहे, तो इस प्रोसेस के बाद फौरी तौर पर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और क्रेब्स साइकिल जब स्टार्ट होगी, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, तो इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 है और ये कार्बन डाइऑक्साइड 2 है, और टोटल इसके अंदर 2 एटीपी की जनरेशन भी होती है। ये एंड पर हमने कैलकुलेट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत अटेंटिव होकर सुनना है। तो ग्लाइकोलिसिस में भी 2 एटीपी बने, इसमें भी 2 एटीपी बने, तो टोटल एटीपी हमारे पास कितने हो गए? 4। अभी तक एरोबिक रिस्पायरेशन में 4 एटीपी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, लास्ट में जो स्टेप आता है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोस्मोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीजन आएगी इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, वो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगी। हाइड्रोजन को अटैच करने के बाद फौरी तौर पे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवा देगी, ठीक है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ये रिलीज होता है जो इस प्रोसेस के अंदर या बनता है। और डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 32 एटीपीज बनते हैं। तो इधर ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपीज बने, क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी बने, टोटल 4 हो गए, और 32। तो टोटल एरोबिक रिस्पायरेशन के अगर हम नेट एटीपीज काउंट करें, तो 36 एटीपीज की टोटल फॉर्मेशन यहां पर होती है, जो कि हम काउंट करेंगे अपने प्रोसेसेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था जी बेसिक ओवरव्यू आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो आज का जो हमारा मेजर आर्टिकल है, दैट इज स्टेज 1 ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। आज हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने कितना आसानी से बता दिया कि ग्लूकोज पायरोविक एसिड में टूटता है, बट ये इतना आसानी से टूटता नहीं है। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप के साइकिल या फ्लो चार्ट्स बने हुए, इन सारे प्रोसेसेस के बाद जाकर कहीं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड में टूटता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इन रिएक्शंस को देखते जाएंगे। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों टाइप की रिस्पायरेशन में होती है, एनारोबिक में भी होती है और एरोबिक में भी। प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम बनते हैं, एटीपीज बिल्कुल दोनों में सेम बनते हैं, 2 ही बनते हैं, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। और ये रिस्पायरेशन होती भी कहां पे? साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट, तो इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप्स। बहुत ज्यादा स्टेप्स के अंदर जाकर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और हर स्टेप को एक खास किस्म का एंजाइम क्या कर रहा होता है? कैटालाइज कर रहा होता है। आपकी बुक में वो एंजाइम्स के नाम मेंशन नहीं है, तो हम भी नहीं करेंगे, वरना ये स्टेप बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बहरहाल हर स्टेप को एंजाइम कैटालाइज करता है। तमाम के तमाम ये जो एंजाइम्स इन स्टेप को कैटालाइज करते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो कहां पर पाए जाते हैं? साइटोसोल में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता ही कहां पर है? साइटोसोल के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि इन एंजाइम्स के अलावा ATP प्लस NAD प्लस आर आल्सो एसेंशियल। NAD प्लस एक कोएंजाइम है जिसका पूरा नाम है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसके अलावा ATP, ये 2 तरह के एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा एसेंशियल अहमियत के हामिल हैं। किस तरह से, हम इन रिएक्शंस में देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर ग्लाइकोलिसिस
या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होनी है तो वो प्रिपरेटरी फेज से स्टार्ट होती है। ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता नहीं है बल्कि प्रिपरेशन होती है ग्लूकोज की, ऐसी तैयारी की जाती है या ग्लूकोज के टूटने की तैयारी इस फेज के अंदर मुकम्मल की जाती है। लेकिन ग्लूकोज पायरोविक एसिड में इस फेज में कंप्लीटली टूटता नहीं है बल्कि उसकी प्रिपरेशंस जो है वो डन होती हैं। जैसे कि अगर हम प्रिपरेटरी फेज की बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो वो है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले एक तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी, और दूसरा इसमें ग्लूकोज टूटेगा बट कंप्लीटली ग्लूकोज पायरोविक एसिड के अंदर इस फेज के अंदर टूटेगा नहीं बल्कि इसमें प्रिपरेशंस होंगी। तो दो स्टेप्स हमने इधर देखने हैं कि किस तरह से एनर्जी एक्सपेंड हो रही है और किस तरह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम स्टार्ट करते हैं ना इस साइकिल को, तो आपने नोट पैड्स ले लेने और साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते जाना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, डायग्राम मुश्किल बनी हुई है लेकिन इसको इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा। स्टूडेंट्स देखें, पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड यहां पर मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लूकोज मौजूद है और टोटल एक इस ये जो भी ब्रैकेट में वर्ड आएगा उसका मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है। अब सबसे पहले होता वाला क्या है, फोस्फेट ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। अब देखें यहां पर ना एक एटीपी का मॉलिक्यूल है। अब ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ना, ये अपना एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट जो है, एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट ये यहां से रिलीज करता है। जब ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट रिलीज करेगा तो ये एटीपी क्या बन जाएगा, एडीपी। यहां तक हमारे पास पॉइंट क्लियर है। ये क्वेश्चन ये आएगा कि इनऑर्गेनिक फोस्फेट कहां पर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोस्फेट है ये इस ग्लूकोज 6 कार्बन जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसके छठे कार्बन के ऊपर जाकर ये फोस्फेट अटैच हो जाएगा। तो अब ये ग्लूकोज सिंपल ग्लूकोज नहीं रहा, ये ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, और उसका एक ही मॉलिक्यूल है। तो 6 फोस्फेट का मतलब है छठे कार्बन के ऊपर फोस्फेट अटैच है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि एटीपी से ग्लूकोज के अंदर फोस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। ये फोस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो गया और उसके बाद कहता है कि ग्लूकोज फिर चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर। यहां तक पहला पॉइंट हमारे पास 100% क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है हमारे पास ग्लूकोज 6 फोस्फेट। नेक्स्ट भी क्या आया, अब ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट है। अब होता गलत क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है अपने एक आइसोमर के अंदर। आइसोमर का मतलब क्या होता है, सेम तरह का मॉलिक्यूल होता है, बस जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो चेंज होती है। तो ग्लूकोज के हमने आइसोमर्स पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, उन आइसोमर्स के अंदर हमारे पास ग्लूकोज था जो कि एल्डिहाइड था, और उसके बाद हमने इसका एक आइसोमर पढ़ा जो कि फ्रुक्टोज था जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। इसी तरह हमने ग्लैक्टोज भी पढ़ा। तो ये डिफरेंट 6 कार्बन वाला ही कंपाउंड है बट उसकी डिफरेंट शक्लें हैं जिनको आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जो 6 कार्बन वाला आइसोमर है जो ग्लूकोज है वो अपने ही एक आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज। फर्क कोई भी नहीं आया, 6 कार्बन वाला था, नेक्स्ट भी क्या बना, 6 कार्बन वाला ही बना है आपके पास, बट वो आइसोमर इस टाइम किसका बना है, ग्लूकोज का, जो कि फ्रुक्टोज है। दोनों 6 कार्बन वाले हैं, यहां पर भी 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन है, इधर भी एक फोस्फेट अटैच है, इधर भी एक फोस्फेट अटैच है। बट ये जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट का एक मॉलिक्यूल था ये फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया जो कि फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट कहलाता है। ठीक है, यहां तक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अभी तक चेन बिल्कुल 100% हम बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप क्या होता है, an other molecule of ATP transfers a second phosphate to fructose 6 phosphate, so it becomes fructose bisphosphate 1,6 bisphosphate। अब यहां पर आपने समझना है, यहां पर एक और ATP का मॉलिक्यूल आया, उसने यहां से क्या रिलीज किया, यहां पर उसने अपना एक फोस्फेट रिलीज किया, इनऑर्गेनिक फोस्फेट। अब डियर स्टूडेंट, जब उसने इनऑर्गेनिक फोस्फेट यहां से रिलीज कर दिया तो ये एटीपी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एडीपी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, जब ये एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट कहां पर जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट यहां से उतरा, ठीक हो गया, और ये फ्रुक्टोज जो कि 6 फोस्फेट था जिसके छठे कार्बन पे फोस्फेट लगा था, अब ये फोस्फेट जाके पहले कार्बन पे भी लग जाएगा। तो अब पहले कार्बन पे भी फोस्फेट लग गया और छठे कार्बन पे भी फोस्फेट लग गया, तो यही फ्रुक्टोज आगे चल के क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6, मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के साथ फोस्फेट अटैच है दोनों तरफ। तो ये अब फ्रुक्टोज पहले 6 था अब 1,6 हो गया, पहले फोस्फेट था अब बिस फोस्फेट हो गया, क्योंकि उसके साथ कितने फोस्फेट अटैच हो गए, 2 फोस्फेट।
स्टूडेंट थर्ड तक हमारे पास अभी तक साइकिल कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप तक। अब फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है, ये बड़ा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन कोज करता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये फौरी तौर पे टूट जाता है 2-3-3 कार्बन वाले इंटरमीडिएट के अंदर। देखें ये खुद 6 कार्बन वाले, तो जब ये टूटेगा तो 2-3-3 कार्बन वाले में टूटेगा। अब एक 3 कार्बन वाला ये है और दूसरा 3 कार्बन वाला ये है, तो 2-3 कार्बन वाले इंटरमीडिएट के अंदर टूटेगा। अब एक कार्बन इंटरमीडिएट का जो नाम है, क्योंकि उसके अंदर 3 कार्बन है, तो उसको बोलेंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? ग्लिसरल एल्डिहाइड। यहां पर 2 फॉस्फेट अटैच थे, यहां यानी कि 6 कार्बन के साथ 2 फॉस्फेट अटैच थे। अब 3 कार्बन वाले एक कंपाउंड के साथ एक फॉस्फेट अटैच है, और फॉस्फेट कहां पे अटैच है? उनके थर्ड कार्बन पे। इस वजह से इसका नाम क्या बन रहा है? ग्लिसरल एल्डिहाइड। ये जो मॉलिक्यूल है, ये हमने उसके अंदर भी पढ़ा था केल्विन साइकिल में, जब ये G3P ने आगे से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी होती है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। स्टूडेंट्स देखें, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड, ये ग्लिसरल एल्डिहाइड है। इसके तीसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट, तो ये बन गया ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट। और जो दूसरा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक हो गया? और इसका नाम क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इसके भी तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट अटैच है। इसका भी एक मॉलिक्यूल। तो 6 वाला कितने में टूटा? 2-3-3 वाले मॉलिक्यूल्स में टूट गया। अब यहां पर ना एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, एक G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब है ये एक दूसरे के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? और इसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं G3P के। अब आपकी बुक में क्या बना हुआ है कि आपकी बुक में ये जो 2 बने हैं ना, उसने आगे जब रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो उसने क्या किया है कि ये क्योंकि इंटरकन्वर्टिबल है, तो उसने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बजाय जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है, उसी के 2 मॉलिक्यूल से आगे रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है? प्रीवियस बुक के अंदर ये 2 अलग अलग थे, तो हम आपकी बुक को फॉलो करते हुए ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, सर ये 2 कहां से हुई? ये तो एक था। तो अभी मैंने बताया कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, क्योंकि 3-3 फॉस्फेट है, और सॉरी तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, 3-3 ही कार्बन है, और एक दूसरे में कन्वर्ट भी इजीली हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है, इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फेज। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं। अब देखें, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास अगर हम बात करें तो कितने एटीपी यूज हुए? 2 एटीपी यूज हुए। बट हमने तो क्या पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं, यहां पर तो 2 यूज हो जाते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि 2 एटीपी बनते भी हैं किस तरह से। ओवरऑल नेट 2 एटीपी हम बनाएंगे रिएक्शन के एंड के ऊपर। तो यहां पर क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, 2 एटीपी यहां पे, एक इस फेज में और एक स्टार्टिंग में 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, और ग्लूकोज टूटा भी है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास प्रूव हो गए हैं। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन होनी है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। अब किस तरह से? यहां पे इस फेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिमूव होते हैं G3P। G3P जो ये मॉलिक्यूल था, इसी के आगे से हमने 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। ठीक है? वो मैंने इंटरकन्वर्टेड का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो G3P से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हुई है, और उसके बाद इसके अंदर से पैकिंग ऑफ रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो रिलीज एनर्जी यहां से होती है, वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी में। और कितने एटीपी बनते हैं, वो रिएक्शन में हम डील करेंगे। स्टूडेंट, पहला स्टेप ये है कि हर एक G3P मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा अपनी एसिडिक फॉर्म में। कि ये क्या होगा? अपनी एसिडिक फॉर्म में क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, मतलब हाइड्रोजन को ये रिमूव करने जा रहा है। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये अपनी एसिडिक फॉर्म में आएगा। अब किस तरह से? यहां पे G3P के, मैंने इधर 2 का मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो 2 यहां से ही आए हैं। ठीक है? अब G3P का हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑक्सीडाइज। अब वो ऑक्सीडाइज किस तरह से होगा? देखें, लेट्स सपोज यहां पर जो G3P का मॉलिक्यूल है, मैं ये बात करता हूं कि उसने 2 हाइड्रोजन्स को क्या किया? रिमूव कर दिया। अब 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट्स जब रिमूव होंगे ना, उसके नतीजे में होगा क्या? यहां पर देखें, आपको जो कोएंजाइम 2NAD पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसके साथ आकर ये 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और इसको क्या कर देंगे? NADH। यहां पे अब 2 चीजें हुई हैं। NAD पॉजिटिव यहां पर रिड्यूस हुआ है, क्योंकि उसके साथ आकर क्या चीज लगी है? उसके साथ आकर हाइड्रोजन अटैच हुए हैं।
और ये हाइड्रोजन, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये हाइड्रोजन इसके पास आए कहां से, तो वो ग्लिसरल एल्डिहाइड ने रिलीज किए और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब यहां पर वो ये बात करता है कि यहां पर जो दो हाइड्रोजन एटम्स बनते हैं उनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। जब उसने दो हाइड्रोजन को रिमूव किया तो उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को भी G3P ने अपने अंदर से रिमूव किया। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं NAD पॉजिटिव के साथ। अब इसी टाइम पे ये प्रोसेस तो हमने देखा कि G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन हुई है, NAD पॉजिटिव की रिडक्शन हुई है। तीसरी चीज इस प्रोसेस में क्या ऐड होती है कि यहां पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ऐड टू G3P। यहां पर आप देखें, यहां पर ना दो फॉस्फेट आते हैं, कितने फॉस्फेट आते हैं, दो। यहां पर देखें ये ग्लिसरल एल्डिहाइड मैंने बनाया बेशक एक है, बट इस तरह के ग्लिसरल एल्डिहाइड टोटल कितने होते हैं, दो, 1 2 3, हर एक के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, तो टोटल यहां पर पहले दो फॉस्फेट थे। दो फॉस्फेट जब मजीद आएंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड के पास तो वो कहां पर लगेंगे, जब दो फॉस्फेट देखें इस रिएक्शन के अंदर एंटर हो रहे हैं तो एक फॉस्फेट इसके पहले कार्बन के साथ लग जाएगा, एक G3P के, और दूसरा फॉस्फेट दूसरे G3P के पहले कार्बन के साथ लग जाएगा। बट आपकी बुक में बनाया एक ही है, उसको मल्टीप्लाई आप 2 से कर दें। तो जब वो फॉस्फेट आकर अटैच होंगे तो वो कंपाउंड आपके पास जो बनेगा उसका नाम होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखें अब ये क्या बन गया, 1,3 का मतलब क्या है, इसके बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहले तो आपने याद रखना है कितने हैं, दो, बने कितने हुए, एक आपकी बुक में बनाया, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। अब एक बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पहले कार्बन और तीसरे कार्बन के साथ क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं आपके पास, दो, ठीक है। और दोनों के पास पहले और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। पहले दो फॉस्फेट थे, तो क्वेश्चन ये है कि दो फॉस्फेट कहां से है, वो इस रिएक्शन में बाहर से एंटर हुए दो फॉस्फेट जो कि उसके पहले कार्बन के साथ अटैच हो गए। सो नेक्स्ट प्रोसेस है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जब हम छठे प्रोसेस पे आते हैं ना तो ये बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है, ये अपने अंदर से ना दो फॉस्फेट को मजीद रिमूव करता है, अपने दो फॉस्फेट को क्या करता है, रिमूव। अब ये फॉस्फेट रिमूव होंगे, देखें यहां पे कितने फॉस्फेट पे, पहले कार्बन के साथ भी और तीसरे कार्बन के साथ भी। अब जब पहले कार्बन से दोनों मॉलिक्यूल्स के पहले कार्बन से फॉस्फेट क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो एक चीज आपने याद रखनी है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या बन रहा है, पहले बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, क्योंकि सिर्फ तीसरे कार्बन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट अटैच है दोनों मॉलिक्यूल्स के, और दोनों मॉलिक्यूल्स के पहले कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया। अब वो दो फॉस्फेट रिमूव होके जाते कहां पे हैं, यहां पर जो ADP के मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ ये फॉस्फेट जाकर अटैच होंगे और टोटल कितने ATP बना देंगे, 2 ATP, ठीक है। तो यहां पे एक चीज याद रखनी है, हमारे पास 2 ATP की फॉर्मेशन अभी तक हो चुकी हुई है, ठीक है, और यहां पे 2 NADH भी हमारे पास बन चुके हुए हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3 मैंने बता दिया क्योंकि पहले कार्बन से फॉस्फेट रिमूव हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर वो क्या कहता है कि ये जो 3PG है ये कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस ये है कि पहले इसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, तो जब जाकर ये देखें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, इधर भी 2 ही थे, बट ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये 2 है क्योंकि इसके दूसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट क्या हो गया हुआ है, अटैच हो गया हुआ है, तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। चौथा प्रोसेस आपके पास क्या है कि ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये डिहाइड्रेट होगा, इसमें से वाटर रिमूव होते हैं। अब देखें ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, ये जब आगे की तरफ जा रहा है ना तो इसके अंदर से वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है। और जब इसके अंदर से वाटर रिमूव होता हुआ आपको नजर आ रहा है इस स्टेप के अंदर, तो जब वाटर रिमूव होगा तो यहां पे डिहाइड्रेशन हुई है, तो जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो देखें सेम का सेम दूसरे के साथ ही क्या अटैच है, फॉस्फेट अटैच है, बट वाटर रिमूव होने की वजह से ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड में। किसके अंदर, फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, आगे 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि यहां पर दो टोटल, यहां पर दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल फॉस्फेट कितने हो गए आपके पास, 2। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ये है कि यहां से ये फॉस्फेट फर्दर क्या होते हैं, ये 2 फॉस्फेट हैं, बना एक है
बट अगर आप इस तरह से बनाए तो दूसरा भी इसका मॉलिक्यूल होता है, तो दूसरे के साथ भी क्या अटैच होगा, फॉस्फेट। तो यहां से दो फॉस्फेट जब रिमूव होते हैं तो ये फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड सिंपल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पायरोविक एसिड में। और पायरोविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स में, 2 मॉलिक्यूल्स में। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो फॉस्फेट यहां से रिमूव हुई ये कहां पर जाएंगे, तो स्टूडेंट जाएंगे यहां पे जो एडीपी के मॉलिक्यूल्स यहां पे 2 हैं, इनके साथ ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर अटैच होंगे और फर्दर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, 2 एटीपी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें मजीद कितने एटीपी की फॉर्मेशन हुई स्टेप के अंदर, 2 एटीपीज। तो टोटल ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमारे पास कितने एटीपी बने, 4। तो स्टूडेंट्स यहां पर 2 एटीपी खर्च हुए थे, यहां पे 4 एटीपी बने। तो जब हम इसका नेट निकालेंगे तो मतलब 4 एटीपी जो बने उसके अंदर से 2 इस फेज के अंदर खर्च भी हुए हैं प्रिपरेटिव फेज में। तो जब 4 - 2 करेंगे तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का कितने एटीपी हमारे पास आया, 2 एटीपी। और एक चीज आपने याद रखनी है, इधर 2 NADH भी बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जब मैंने लास्ट में रिएक्शन कंक्लूड करवाना है तो उस टाइम पे मैंने आपसे ये सारे के सारे कंबाइन करवा के आपसे बताएंगे, आपको बताया जाएगा कि इसमें से किस तरह से एनर्जी निकलती है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और उसकी स्टेजेस थी। तो होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।